11. For the first time in the novel, Edna seems to exercise her power in her own company against her husband. She refuses to yield to his repeated requests of coming into sleep, despite his growing impatience. तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं नॉवल में कि एडना जो है अपनी पावर का यूज़ कर रही है, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी में एक तरह से अपनी पावर का यूज़ कर रही है, अपने उसमें खुश है। कहने का मतलब ये है कि उसने मना करना सीख लिया है, ना बोलना सीख लिया है। अगेंस्ट हर हस्बैंड शी रिफ्यूज़ टू यील्ड टू हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ कमिंग इन टू स्लीप। वो जो है उसकी जो रिपीटेड रिक्वेस्ट होती हैं कि आ जाओ सो जाओ, मतलब घर पे वो होता है, तो घर पे आके मतलब उसे सोने के लिए बोलता है वो, क्या कहते हैं, एडना को, तो वो बार बार मना कर देती है। ठीक है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन मना कर देती है, डिस्पाइट हिज ग्रोइंग इम्पेशेंस। और वो ना जैसे जैसे मतलब उसको बार बार मना रहा होता है, वो इम्पेशेंट हो रहा होता है काफ़ी। ठीक है, आप किसी भी इंसान को किसी चीज़ के लिए बना रहे हो और वो मना कर रहा है, ठीक है, या कर रही है, तो आप उस चीज़ को लेकर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे कि बात मेरी मान की नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको तो उससे अपनी बात मनवानी है ना। शी स्टेज ऑल नाइट इन द हैमॉक कंज्यूम्ड बाय एग्जॉशन। वो जो है पूरी रात किस में रहती है, हैमॉक में, कंज्यूम्ड बाय एग्जॉशन। वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होती है, ठीक है, शी इज़ कंज्यूम्ड बाय एग्जॉशन, और वो हैमक में रहती है। अभी हैमॉक क्या होता है, ठीक है, आप सब ने मूवीज़ वगैरह में वो देखा होगा कि जंगल वगैरह में कोई भी जैसे कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो वो पेड़ों के बीच में या फिर किसी भी दो पोल्स के बीच में एक कपड़ा बांधते हैं, ठीक है, वो सोने के लिए होता है और वो लटकता रहता है नीचे। ठीक है, आप उसमें आराम से सो सकते हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, आपका वेट झेल सकता है, तो उसे कहते हैं हैमॉक। तो शी डिनाइज अ हस्बैंड रिक्वेस्ट एंड असर्ट्स हर सेल्फ। वो अपने हस्बैंड की रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, बार बार डिनाई करती है, ठीक है, और अपने आप को असर्ट करती है, यानी कि अपनी ही बात वो मानती है, अब जो उसका मन चाह रहा है वो कर रही है। शी इज़ स्टबर्न एंड रेजिस्टेंट एंड टेल्स हर हस्बैंड to go to the bed to go to bed and never speak to her again like that। वो बहुत ही स्टबन है और रेजिस्टेंट है, ठीक है, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जाकर सो जाओ, ठीक है, और दोबारा मुझसे ऐसे बात मत करना। जैसे जब वो रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा था, तो वो उसको जो है थोड़ा सा ऐसे डांट देती है और अपनी पावर एक तरह से दिखाती है। शी इज़ नाउ अ सेल्फ असर्टिव वुमेन एंड चेंज शी इज़ नाउ अ सेल्फ असर्टिव and changed woman who wants to exercise her own power. Finally, at dawn, she feels sleepy and goes inside। यानी कि वो अब एक सेल्फ असर्टिव वुमेन है और एक चेंज्ड वुमेन है, जो कि अपनी पावर को, अपनी खुद की पावर को एक्सरसाइज करना चाहती है। ठीक है, फाइनली एट डॉन यानी कि जब सुबह होने ही वाली होती है, ठीक है, शी फील स्लीपी एंड गोज़ इनसाइड। वो जो है उसको नींद आ रही होती है और वो अंदर चली जाती है। सोने को तो वो हैमॉक पे भी सो सकती थी, लेकिन वो इस पे मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि आपको बेड जैसी ही नींद आती है। एट द एंड ऑफ द डे है तो वो कपड़ा ही एक, ठीक है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ The contrast between the state of sleep due to physical exhaustion and an inner awakening that she has experienced is brought out beautifully। यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन द स्टेट ऑफ स्लीप ड्यू टू फिजिकल एग्जॉशन, कि उसकी जो स्लीप थी वो अभी मतलब किस लिए थी, फिजिकल एग्जॉशन की, वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी फिजिकली कि मतलब उसकी क्या कहते हैं, उस हिसाब से उसकी नींद थी, ठीक है, एंड एन इनर अवेकनिंग, और उसके साथ साथ जो है एक इनर अवेकनिंग, और उसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है ना जो कि उसने एक्सपीरियंस किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत ही एक तरह से ब्यूटीफुली यहाँ पर लाया गया है। चैप्टर 12। एडना फॉलोज her impulses the following day। Waking up quite early, she sends for Robert without realizing it was odd and she had never done so before। यानी कि एडना जो है सुबह उठती है, मतलब हाँ मतलब जो दूसरा दिन होता है, अगला दिन, वो अपने इम्पल्सिस को फॉलो करती है और क्या करती है, रॉबर्ट को एक तरह से बुलाती है, किसी को बोलती है रॉबर्ट को भेजने के लिए, और फिर वो रियलाइज़ करती है कि एक तरह से ये बहुत ही एक तरह से ऑड चीज़ है कि मैंने रॉबर्ट को ऐसे बुलाया, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी नहीं करा था। रॉबर्ट इज़ इन मैरिक्विटास, एक मिनट, रॉबर्ट इज़ इन मैरिक्विटास
company a beautiful Spanish girl whom Robert knew. Edna notices and asks Robert about her. यानी कि रॉबर्ट जो है वो मैरिकिटा की कंपनी में है, कंपनी इन द सेंस यहाँ उसके यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो बस उससे बात कर रहा है या फिर उसके साथ बैठा है। ठीक है, एक ब्यूटीफुल स्पेनिश गर्ल होती है वो, जिसे रॉबर्ट पहले से जानता था। एडना ये चीज़ नोटिस करती है और रॉबर्ट से पूछती है उसके बारे में कि ये कौन है वगैरह वगैरह। दे गो टू द बीच एंड ग्रो मोर फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर। यानी कि फिर दिखाते हैं कि जो रॉबर्ट है और एडना है ये बीच पर जाते हैं और एक दूसरे से और ज़्यादा बात करते हैं, एक दूसरे से कंफर्टेबल होते हैं। रॉबर्ट एंड एडना अगेन आफ्टर द स्विमिंग एपिसोड indulge in fantastical romantic tales showing the imaginary world where they wish to escape reality knowing that their relationship is out of bounds। यानी कि रॉबर्ट और एडना दोबारा एक स्विमिंग एपिसोड के बाद यानी कि स्विमिंग के बाद इंडल्ज करते हैं किसमें, फैंटास्टिकल रोमांटिक टेल्स में, एक दूसरे को अपना इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाते हैं। और उसमें मतलब उस वर्ल्ड में क्या होता है, दे विश टू एस्केप रियलिटी, कि वो रियलिटी से बस एक तरह से किसी तरह एस्केप कर लें, किसी तरह रियलिटी से दूर चले जाएं, नोइंग दैट देयर रिलेशनशिप इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। और उन्हें ये पता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से अगर इनका जो रिलेशनशिप है वो हदों के बहुत पार है। ठीक है, क्योंकि एडना जो है वो एक मैरिड वुमेन है ना। अगर वो इसके साथ रॉबर्ट के साथ ऐसा कुछ करती है या ऐसे रिलेशनशिप में आती है और वर्ल्ड को ऐसा पता चलता है, आसपास के लोगों को ऐसा पता चलता है, तो कैसी कैसी बातें बनेंगी रॉबर्ट के बारे में भी और एडना के बारे में भी। तो इसलिए जो इनका जो रिलेशनशिप है वो इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। और ये अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें ये मतलब दे विश टू एस्केप रियलिटी। चैप्टर 13 एट द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ लॉर्डिस एडना स्टार्ट्स टू फील ड्राउजी ड्यूरिंग द सर्विस। यानी कि एट द चर्च ऑफ आर लेडी ऑफ लॉर्डिस एक चर्च है, वहाँ पर एडना जो है ना ड्यूरिंग द सर्विस वो बहुत ही ड्राउजी फील करती है। ठीक है, उसको ऐसे नींद वगैरह ऐसी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव नहीं है बिल्कुल भी। रॉबर्ट टेक्स एडना टू रेस्ट एट मैडम एंटोइनीज एज शी इज़ फीलिंग अनवेल। रॉबर्ट जो है ये चीज़ देखता है और एडना को जो है मैदाम एंटोइनी के पास ले जाता है, क्योंकि वो जो है एडना जो है शी इज़ फीलिंग अनवेल, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। शी वॉशेज हर सेल्फ एंड देयर आर सजेशंस ऑफ ऑटो एरोटिज्म हियर। यानी कि वो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होती है, अपने आप को वॉश करती है, और यहाँ पर सजेशंस है ऑफ ऑटो एरोटिज्म हियर। ऑटो एरोटिज्म का मतलब ये होता है कि सेल्फ स्टिमुलेशन। ठीक है, वो रॉबर्ट के बारे में सोच रही है और उसके जो थोड़े बहुत जो विचार वगैरह हैं दे आर नॉट क्वाइट गुड। ठीक है, सजेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, कि शी इज़ डूइंग समथिंग विद हर सेल्फ, लाइक शी इज़ स्टिमुलेटिंग हर सेल्फ। यहाँ पे सजेशंस हैं, ऐसा पूरा वो नहीं है कि हाँ वो ऐसा कर ही रही थी, लेकिन ऐसे सजेशंस हैं। लेटर शी स्लीप्स लाइटली एंड वेक्स अप लिसनिंग टू रॉबर्ट एंड मैडम एंटोनीज सन टोनी। तो लेटर वो जो है शी स्लीप्स लाइटली और उठती है, तो किस वजह से उठती है, लिसनिंग टू रॉबर्ट एंड मैडम एंटोनी सन टोनी। रॉबर्ट और मैडम एंटोनी का जो बेटा है टोनी, वो बात कर रहे होते हैं और वो उनकी बातों से जो है उठती है, मतलब जब उठती है तो वो बात कर रहे होते हैं। एडना इज़ नॉट द टिपिकल पिक्चर ऑफ फेमिनिटी। We find that she enjoys a good appetite and is physically strong, unlike the demure, exceedingly feminine Adele as described in chapter 7। तो एडना जो है ना वो एक टिपिकल पिक्चर नहीं है फेमिनिटी की। ठीक है, शी इज़ नॉट दैट फेमिनाइन। हमें ये पता लगता है कि शी एन्जॉयज़ अ गुड एपेटाइट एंड इज़ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग। और वो जो है उसको मतलब ज़्यादा खाना पसंद है और उसकी एपेटाइट भी अच्छी है, यानी कि वो ज़्यादा खाती है और वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी है, अनलाइक द डेम्योर एंड एक्सीडिंगली फेमिनाइन। और अनलाइक द डेम्योर यानी कि जो कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है ना वो किससे किया हुआ है, एडेल से। और वो बहुत ही एक तरह से डेम्योर है, बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट है, रिजर्व्ड है और काफ़ी फेमिनाइन है, जैसा कि उसको डिस्क्राइब किया गया एडेल को चैप्टर 7 में। अब देखो
being having a good appetite and being physically strong is not really feminine. ठीक है, यूजुअली हम ये देखते हैं कि हमें बताया गया या फिर हमने देखा है कि लड़कियां जो है कम खाना खाती हैं। ठीक है, ये एक लड़कियों की ट्रेट है, कम खाना खाना। ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग ना होना लड़कियों की मतलब लड़कों की तरह, ये भी एक लड़कियों वाली ट्रेट है। लेकिन जो एडना है वो इसके थोड़ा उल्टा है। ठीक है, लड़कों की तरह स्ट्रांग भी नहीं है वो, लेकिन इफ़ कंपेयर टू अ फेमिनाइन वुमेन लाइक एडल, तो उसकी एपेटाइट अच्छी है और वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। Edna pretends to have had a sound sleep and engaging in dialogue with Robert, she asks him, "How many years have I slept?" यानी कि एडना जो है वो प्रिटेंड करती है ऑफ हैविंग अ साउंड स्लीप, और फिर वो एंगेज करते हैं किसके साथ, रॉबर्ट के साथ एक डायलॉग में, जहाँ पर वो उससे पूछती है हाउ मैनी ईयर्स हैव आई स्लेप्ट, कि मैं कितने सालों के लिए कितने सालों से सो रही हूँ। ठीक है, वो मजाक कर रही होती है एक तरह से उसके साथ, रॉबर्ट के साथ। रॉबर्ट प्लेज अलोंग, रॉबर्ट भी जो है उसके साथ मजाक करता है, एक तरह से उसके मजाक में उसका साथ देता है। Robert plays along, telling her that she has slept 100 years and their framing of romantic adventure tales continue. रॉबर्ट उसको बोलता है कि तुम जो है एक तरह से 100 सालों से सो रही हो, और ऐसे ही बातें करते करते वो जो है एक तरह से एक रोमांटिक एडवेंचर टेल्स जो हैं फ्रेम करते हैं और उन्हें कंटिन्यू करते हैं। It is noteworthy that Robert engages Etna perfectly even in her fancies and imaginary stories. ये चीज़ नोट करने वाली है कि रॉबर्ट जो है परफेक्टली एंगेज करता है एडना के साथ, इवन इन हर फैंसीज एंड इमेजिनरी स्टोरीज। यानी कि जब वो कोई मजाक वगैरह कर रही होती है या फिर जो इमेजिनरी स्टोरीज बना रही होती है एडना, तो रॉबर्ट भी उसका बहुत साथ देता है और एक तरह से बहुत ही परफेक्टली एंगेज करता है उसके साथ। एडना एंड रॉबर्ट ग्रो क्लोजर एज ही पिक्स एट द हेल्म ऑफ अ म्यूसलिन गाउन। तो एडना और रॉबर्ट जो हैं हाँ ग्रो क्लोजर, उनमें जो है करीबियाँ और ज़्यादा थोड़ी बढ़ती हैं जब वो जो है क्या करता है, एडना का जो म्यूजलिन गाउन गाउन का जो हेम है ना, यहाँ पे हेल्म लिखा हुआ है HELM, लेकिन यहाँ पे एल नहीं आएगा, ये कुछ एरर है। HEM होना चाहिए, क्योंकि हेम इसे कहते हैं कि किसी भी क्लॉथ का या किसी भी चीज़ का जो कॉर्नर होता है ना, बिल्कुल एज होती है। ठीक है, बॉटम पार्ट या फिर जो एज होती है उसे कहते हैं हेल्म। तो वो उसका जो है हेल्म उठाता है, बॉटम पार्ट ऑफ अ मुस्लिम गाउन, एंड दे स्पेंड टाइम अलोन लिसनिंग टू एंटोनी स्टोरी। और वो हाँ, एक मिनट, और वो दोनों टाइम बिताते हैं किसकी स्टोरी सुनने के लिए, मतलब किसकी स्टोरी सुनते हुए, एंटोनी की स्टोरीज, मैडम एंटोनी जो हैं उनकी स्टोरी सुनते हुए वो एक तरह से अकेले टाइम बिताते हैं। देर इज़ अ ड्रीम लाइक क्वालिटी इन द फैंसीफुल स्टोरीज दैट एडना एंड रॉबर्ट एंगेज विद। यानी कि एक ड्रीम लाइक क्वालिटी है इन द फैंसीफुल स्टोरीज़ की, एक उनकी जो स्टोरीज़ है ना काफ़ी फैंसीफुल, उसमें एक ड्रीम लाइक क्वालिटी है जिसमें कि एडना और रॉबर्ट जो हैं एंगेज होते हैं। रॉबर्ट इंडल्जेज एडना इन अ रोमांटिक फैंटेसीज, यानी कि रॉबर्ट जो है एडना को इंडल्ज करता है अपनी रोमांटिक फैंटेसीज में, वाइल एडना डज नॉट रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ द सोशल ट्रैपिंग्स दैट बाइंड है। और एडना जो है वो रियलाइज़ नहीं करती ऑफ द सोशल ट्रैपिंग्स जो उसे जो है बांध कर रखती हैं। सोशल ट्रैपिंग्स क्या हैं, उसकी शादी हो रखी है, ठीक है, वो किसी पराए मर्द के साथ वैसा कुछ मतलब एक तरह से ज़्यादा कर नहीं सकती, राइट। चैप्टर 14, राउल एंड एंटियन आर द टू चिल्ड्रन ऑफ द पॉन्टेलियर्स। राउल और एटियन जो हैं, यानी कि राउल का तो हमने पहले भी देखा था नाम, और एटियन भी मैंने आपको बताया था, ये दो बच्चे हैं पॉन्टेलियर के, पॉन्टेलियर फैमिली के, यानी कि एडना पॉन्टेलियर लियोन से पॉन्टेलियर के। Raoul and Etienne are the two children of Pontelliers. While Edna was away, Madame Retignol had been taking care of them. और जब एडना वहाँ पर नहीं होती है, जब एडना रॉबर्ट के साथ होती है, तो तब तक उनका ख्याल कौन रख रहा होता है, मैडाम रेटिग्नॉल, यानी कि एडेल रेटिग्नॉल, जो कि बहुत फेमिनाइन है। अपॉन हर रिटर्न एडना कॉडल्स एंड कैरेसेस हर चिल्ड्रन, यानी कि जब वो वापस आती है तो एडना अपने बच्चों को एक तरह से कैरेस करती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। लियोन से पॉन्टेलियर टू वॉज वरीड अबाउट एडनाज एब्सेंस, यानी कि लियोन से पॉन्टेलियर जो था एडना का पति, वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित था एडना की एब्सेंस को लेकर कि एडना कहाँ गई।
However, he was no longer there as he had left for some business. लेकिन जब एडना आई तो वो था नहीं घर पे, वो किसी बिजनेस के काम से जो है चला गया था. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि वो भी बहुत ज़्यादा वरीड था. Robert also takes Edna's leave. From the throbbing of desire that Edna and Robert felt at the cottage, listening to fantastic stories, they are pulled back to reality, to the realities of life. Edna is a married woman with children and a husband to take care of. रॉबर्ट भी जो है वो एडना को बोलता है कि चलो मैं जाता हूँ, ठीक है, उसको टाटा बाय बाय बोलता है. फ्रॉम द थ्रॉबिंग ऑफ डिज़ायर दैट एडना एंड रॉबर्ट फेल्ट एट द कॉटेज. और एक तरह से ना उन एक तरह से जो डिज़ायर थी एक दूसरे को चाहने की, ये काफ़ी म्यूचुअल थी. रॉबर्ट भी एडना को चाहता था, एडना भी रॉबर्ट को चाहती थी. तो ये मतलब जो फैंटेस्टिक स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, ये जो कॉटेज पे एक दूसरे को सुना रहे थे, अब सीधा ये दिखाया कि दे आर पुल्ड बैक टू रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. वो इमेजिनरी स्टोरीज थी, ठीक है, जहाँ पर वो रियलिटी से जो है एस्केप कर चुके थे, ऐसी स्टोरीज थी वो. लेकिन है तो वो रियल वर्ल्ड में ही, ठीक है. तो अब रियल वर्ल्ड ने जो है उन्हें रियलिटी, अपनी जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसमें खींच लिया दोबारा. एडना जो है एक मैरिड वुमेन है, अपन जिसके बच्चे हैं, और एक हस्बैंड है जिसका उसे ख्याल रखना है. Nevertheless, Edna feels like a different woman and that everything around her has changed. She has come to admire Robert even more and she hums the song "Ah Situ's Savais" that Robert sings. यानी कि nevertheless एडना फील करती है एक डिफरेंट वुमेन की तरह, और उससे वो ऐसा फील करती है कि सब कुछ जो है उसके अराउंड चेंज हो चुका है. अब जो है वो एडना जो है रॉबर्ट को और भी ज़्यादा एडमायर करती है, और वो एक सॉन्ग जो है हम करती है, आ सी टू सवाइस. यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लॉसरी में, आ सी टू सवाइस का मतलब ये है आ इफ़ यू न्यू. ये एक गाना है जो कि रॉबर्ट गाता था और अब एडना भी गा रही है, जिससे कि ये पता चलता है कि एडना जो है रॉबर्ट को याद कर रही है और उसे और भी ज़्यादा एडमायर कर रही है. शी फाइंड्स हिज वॉइस म्यूजिकल एंड ट्रू. एडना को रॉबर्ट की वॉइस जो है वो काफ़ी म्यूजिकल और सच्ची लगी. दिस शोज हाउ एडना इज़ अ कंप्लीट रोमांटिक हु इग्नोर्स रियलिटी फॉर हर रोमांटिक इल्यूशंस, बट वी may also note that Edna's awakening is not directed at the world around her but the world within herself. हाँ, तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि एडना जो है कंप्लीट रोमांटिक है, जो कि रियलिटीज़ को एक तरह से अपनी जो रियलिटीज़ है उसको इग्नोर कर रही है फॉर हर रोमांटिक इल्यूजन्स. अपने रोमांटिक इल्यूजन्स के लिए वो जो है रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रही है. But we may also note that Edna's awakening is not directed at the world around her, but the world within herself. लेकिन हमें ये चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि एडना की जो अवेकनिंग है ना, वो इज़ नॉट डायरेक्टेड एट द वर्ल्ड अराउंड है. उसके वर्ल्ड जो उसके क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड उसके अराउंड है ना, एडना की अवेकनिंग उससे डायरेक्टेड नहीं है. उसके अंदर का जो वर्ल्ड है ना, उस चीज़ के लिए जो है उसकी अवेकनिंग जो है, उसकी अवेकनिंग उस चीज़ पर निर्भर है. यानी कि उसका वर्ल्ड जो उसके अंदर है वो जो चाहती है, ठीक है, उसका अपना जो एक तरह से ये कह लो उसकी खुद की जो अवेकनिंग है और वो एक न्यू वुमन बनती है, ठीक है, अपनी पहचान एस्टेब्लिश करती है, उसकी अवेकनिंग इसलिए है. चैप्टर 15. Robert, however, realizes the social codes of the real world and wants to avoid the consummation of their relationship. Hence, he decides to leave for Mexico. यानी कि रॉबर्ट हाउएवर वो रियलाइज़ करता है द सोशल कोड्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड के जो सोशल कोड्स है ना वो उन्हें रियलाइज़ करता है. यानी कि रॉबर्ट में इतनी समझ है कि वो रियलाइज़ करता है कि वो सब ये जो चीज़ें कर रहा है वो एक मैरिड वुमेन के साथ कर रहा है, और वो ज़्यादा एक तरह से आगे नहीं बढ़ सकता इन सब चीज़ों में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. एंड वॉन्ट्स टू अवॉइड द कंज्यूमेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप, हेंस ही डिसाइड्स टू लीव फॉर मैक्सिको. और वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर मैं एडना से और ज़्यादा मिला और ज़्यादा उसके पास रहा तो उनके बीच में एडल्ट्रस चीज़ें भी हो सकती हैं. वो ये चाहते हैं कि मतलब उनके जो रिलेशनशिप है उसका कंज्यूमेशन ना हो, यानी कि हाँ, यानी कि उनके बीच में वैसी सारी चीज़ें ना हो, ठीक है. इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मेक्सिको चला जाएगा, ठीक है, एडना से दूर. एडना इज़ शॉक्ड to find that Robert is leaving for Mexico suddenly.
एडना को जैसे ये पता चलता है कि रॉबर्ट जो है मेक्सिको के लिए जा रहा है, वो भी एकदम से, तो एडना जो है काफ़ी शॉक हो जाती है। शी फील्स बिट्रेड एज हिज क्लोज कंपेनियन। यानी कि एडना जो है वो मानती थी कि मैं इसकी मतलब क्लोज कंपेनियन हूँ, तो मुझे तो ये ऑफकोर्स बताएगा ही जाने से पहले। लेकिन वो काफ़ी बिट्रेड फील करती है, ठीक है, क्योंकि उस वो बताता नहीं है एडना को। शी फील्स दैट रॉबर्ट हैड नेवर मैंशन इट टू हर वेयर एज एवरी वन एल्स नोज अबाउट इट। और वो फील करती है कि रॉबर्ट ने जो है उसके सामने कभी मेंशन नहीं किया कि वो मेक्सिको जा रहा है या जाएगा, और बाकी सबको ये चीज़ पता है पहले से ही। हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो शॉक्ड बाय हिज सडन डिसीजन। यानी कि जो रॉबर्ट के जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी एक तरह से शॉक्ड हैं कि ये एकदम से मेक्सिको क्यों जा रहा है। मैडाम रेटिग्नोल वॉन्स रॉबर्ट अबाउट मैक्सिकन्स। जो मैडाम रेटिग्नोल थी, वो रॉबर्ट को वॉर्न करती है मैक्सिकन्स के बारे में। अब इससे हमें क्या पता चलता है? While discussing Robert's decision to leave for Mexico, several comments are made about Mexicans which stem from the Mexican American War and the racial conflict between the two regions as we discussed earlier in this unit. यानी कि रेसिज्म वगैरह था, मैंने आपको बताया था ना पहले से ही। उस टाइम पर मैक्सिकन अमेरिकन वॉर भी चल रहा था, तो जब रॉबर्ट डिस्कस कर रहा, मतलब क्या कहते हैं, रॉबर्ट का जो डिसीजन है वो डिस्कस हो रहा था मेक्सिको जाने का, तो काफ़ी सारे कमेंट्स मतलब मैक्सिकन्स के बारे में बताए जाते, मतलब होते हैं कि मैक्सिकन्स जो हैं अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं कि मैक्सिकन्स अच्छे लोग नहीं हैं? जो मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, इन सब चीज़ों में से जो है, सॉरी, इस वॉर में से जो है इस कमेंट्स निकल के आते हैं। और जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू रीजन्स, यानी कि जो रेशियल जो क्या कहते हैं, रेसिज्म बहुत था ना उस टाइम पे, रंग के आधार पर एक तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता था, ठीक है, तो उसका भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी, उस वजह से भी जो है ये कमेंट्स होते हैं, एज वी डिस्कस अर्लियर इन दिस यूनिट। Edna is so angry and irritable at Robert that she leaves instantly to be alone. She declines to accept Madame Lebrun's request to stay until Robert leaves, since she is so upset and cannot hide her feelings. Robert meets Edna before he leaves, but he is distant. यानी कि एडना जो है वो काफ़ी एंग्री है और इरिटेबल है एट रॉबर्ट, कि वो एकदम से जो है, जैसे उसको ये सब चीज़ें पता चलती है कि वो जा रहा है, वो जो है वहाँ से चली जाती है, ठीक है, और अकेला रहना चाहती है। शी डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट मैडम लेब्रिन रिक्वेस्ट टू स्टे। यानी कि मैडम लेब्रिन भी होती है वहाँ पे, तो वो उससे बोलती हैं कि रुको यहाँ पर हमारे साथ रहो, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे अकेला रहना है। और मैडम लेब्रिन की रिक्वेस्ट ये होती है कि जब तक रॉबर्ट जाता नहीं है तब तक तुम यहीं रुको, लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है वहाँ से, क्योंकि शी इज़ एंग्री एंड इरिटेबल कि रॉबर्ट एकदम से जा रहा है। सिंस शी इज़ सो अपसेट एंड कैन नॉट हाइड हर फीलिंग्स, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और अपनी फीलिंग्स को जो है हाइड नहीं कर पाती, तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट मीट्स एडना बिफोर ही लीव्स बट ही इज़ डिस्टेंट। यानी कि रॉबर्ट जो है वो एडना के पास जाता है, मतलब मेक्सिको के लिए लीव करने से पहले, बट ही इज़ डिस्टेंट। वो जो है मतलब वैसे बात नहीं करता जैसे यूजुअली करता है एडना से, उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आता है। एडना क्लिंग्स टू एडना क्लिंग्स टू हिज हैंड एंड आस्क्स हिम टू राइट, ग्रोइंग डेस्परेट। एडना जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि मुझे जो है लेटर वगैरह लिखना फ्रॉम मेक्सिको, ग्रोइंग डेस्परेट, तो यहाँ पे उसका डेस्परेशन दिखाया हुआ है। और लेकिन रॉबर्ट बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कोल्ड रिस्पॉन्स देता है एडना को, और एडना फील्स डेविस्टेटेड, ठीक है, क्योंकि एडना उसे ऑलमोस्ट मतलब उससे प्यार ही करती थी, है ना। तो रॉबर्ट एक बहुत ही एक तरह से कोल्ड रिस्पॉन्स देता है इस चीज़ का, और एडना को बहुत ही बुरा लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम शी रिकोगनाइज दैट इन्फैचुएशन टूवर्ड्स रॉबर्ट हैज़ लेड हर टू बिहेव इन अ चाइल्ड लाइक फैशन। यानी कि पहली बार वो रिकग्नाइज करते हैं कि उसका जो इन्फैचुएशन है ना टूवर्ड्स रॉबर्ट, कि उसका जो भी एक तरह से शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रॉबर्ट, उसकी वजह से उसका बिहेवियर कैसा हो गया है, बिल्कुल एक बच्चे जैसा, और वो इस चीज़ को पहली बार रियलाइज़ करती है। हर पैशन इज़ ओवरटेकिंग हर न्यूली awakened self. Many a time when Edna wishes to exercise her will, paying no uh, paying no heed to social conventions, she is called a child. यानी कि उसका जो पैशन है ना वो ओवरटेक करता है इसको, हर न्यूली अवेकेंड सेल्फ को,
काफ़ी बार जब एडना विश करती है टू एक्सरसाइज हर विल, कि मैं जो है अपने मन की करूँगी, ठीक है, मैं जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूँगी, और पेइंग नो हीड टू सोशल कन्वेंशंस, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब सोशल कन्वेंशंस क्या कहते हैं, कि उसे क्या करना चाहिए सोशली, जैसे लोग बोलते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन वो अपने मर्ज़ी की कर रही होती है, बिल्कुल भी नहीं सुनती। और जब जब ऐसा होता है तो लोग उसे जो है बोलते हैं कि शी इज़ कॉल्ड अ चैट। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को जो चीज़ करने के लिए बोलते हैं जब हम नहीं करते, तो हम कई बार मतलब ऐसे बोल देते कि ये बच्चा ही है, छोड़ो, अपने मन की करेगा या जो भी है। तो वैसे ही मतलब एडना इज़ एन एडल्ट, लेकिन वो जब नहीं मानती तो उसे जो है लोग यही बोलते हैं कि एक बच्चे जैसा बिहेव कर रही है या फिर बच्ची है। शी sorry, this infantilization of Edna points towards the ways in which society attempts to subjugate women. तो ये जो इनफर्टिलाइजेशन है ना, कि एडना का, कि एडना को बार बार एक तरह से ये बोला जा रहा है जब जब वो नहीं मानती कि यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड या जो भी है, तो ये किस चीज़ पर पॉइंट आउट कर रहा है कि सोसाइटी कैसे वुमेन को जो है सब्जुगेट करने के अटेम्प्ट्स करती है, कैसे वुमेन को कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स करती है। जब आप किसी एडल्ट को ये बोल दो कि क्या बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है ये वो, तो वो थोड़ा सोचता है इस बारे में, ठीक है, कि अच्छा मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ तो चलो मैं ये नहीं करूँगा। तो वो सामने वाली आदमी की बात मान रहा है एक तरह से, जो उसको ये बोल रहा है कि बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है तो, या जो भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही सोसाइटी अटेम्प्ट करती है वुमेन को ऐसे कंट्रोल करने के लिए। As we observed earlier, Mr. Pontellier makes a huge fuss about Edna not going to bed on time while he himself can choose his own bedtime. देखो, ये पहले भी ऑब्जर्व किया गया है कि मिस्टर पॉन्टेलियर जो हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बखेड़ा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बात करते हैं जब एडना जो है सोने नहीं जाती अपने टाइम पर। और जबकि मिस्टर पॉन्टेलियर जो हैं वो, उनका खुद का कोई सोने का टाइम नहीं है, वो अपना बेड टाइम खुद चूज़ करते हैं कि जब उन्हें नींद आती है, जब वो सोते हैं। लेकिन एडना को बोलते हैं कि टाइम से सोने जाओ। एडल रेटिग्नॉल टू विल कॉल्ड एडना चाइल्ड लाइक लेटर फॉर फॉलोइंग हर इम्पल्सेस। यानी कि एडल रेटिग्नॉल ये भी एक वुमेन है, लेकिन ये भी इसे जो है एडना को बोलेगी कि तुम एक बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो, जब वो अपने इम्पल्सेस को फॉलो करेगी। कौन करेगी? एडना। तो चैप्टर 16, Mademoiselle Rees asked Edna about her feelings regarding Robert. Edna's existence was dulled and she searched for Robert's presence and memories everywhere. यानी कि मेडेमोइजल रीज कौन थी? जब हमने शुरू में देखा था ना कि रॉबर्ट क्या कहते हैं, ये एक म्यूजिशियन है, मेडेमोइजल रीज। रॉबर्ट इसके पास ले जाता है, क्या कहते हैं, मेडेमोइजल रीज के पास एडना को। और मेडेमोइजल रीज जो है एडना को पहले से ही पसंद करती है और उसके लिए म्यूज़िक भी बजाती है। और वो हर किसी के लिए ऐसा नहीं करती, लेकिन एडना के लिए करती है। तो मेडेमोइजल रीज एडना से पूछती हैं उसकी फीलिंग्स के बारे में, रॉबर्ट के लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं। तो एडना ये बोल मतलब एडना की जो एग्जिस्टेंस है ना रॉबर्ट के बिना, वो बिल्कुल डल हो चुकी है, ठीक है। एडना बिल्कुल भी अब खुश नहीं रहती क्योंकि रॉबर्ट पास में नहीं है। और एंड शी सर्च फॉर रॉबर्ट्स प्रेजेंस एंड मेमोरीज एवरीवेयर। और उसने हर जगह सर्च किया रॉबर्ट की प्रेजेंस को ढूंढने के लिए, और मेमोरीज़ को हर जगह जो है उसने छानबीन की कि कहाँ कहीं से बस जो है अ, उसे ऐसा लगे कि रॉबर्ट उसके पास है, और उसकी मेमोरीज़ को भी एक तरह से सर्च करने की कोशिश की। शी विजिटेड मैडाम लेब्रिन्स होम एवरी मॉर्निंग। यानी कि हर सुबह वो मैडाम लेब्रिन के घर जाती थी, उसके लेटर्स पढ़ती थी जो वो लेटर लिखता था मैडाम लेब्रिन को। वॉच्ड हिज पिक्चर्स एक्सेट्रा, शी फील्स जेलिस। और उसकी जो है फ़ोटोज़ देखती थी, किसकी? रॉबर्ट की, एक्सेट्रा। और उससे जो है वो ना काफ़ी जेलस फील करने लगी। इवन हर हस्बैंड आस्क्ड हर हाउ शी इज़ गेटिंग ऑन विदाउट हिम। यानी कि उसका हस्बैंड भी उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके बिना कैसे चल रही है, मतलब रॉबर्ट लेब्रिन के बिना। और एडना जो है एडमिट करती है अपने हस्बैंड के सामने कि उसकी ज़िंदगी जो है उसके बिना बिल्कुल डल हो चुकी है। अब देखो, वो किसी पराये मर्द की बात कर रही है ऐसे, मतलब उसका हस्बैंड भी पूछ रहा है कि कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी उसके बिना।
और वो भी एडमिट करते कि नहीं, उसके बिना मेरी ज़िंदगी जो है काफ़ी डल चल रही है। अब यूजुअली कोई हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को कि उसकी वाइफ जो है किसी पराये मर्द के जाने पर इतनी ज़्यादा दुखी है और ये वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, वरीड है या फिर सैड है। ठीक है, लेकिन इनके यहाँ पे ये जो है, जो क्रियोल जो थे, वो वो जो हस्बैंड्स थे कभी भी जेलस नहीं होते थे। शी डज नॉट रियलाइज दैट शी शुड नॉट एडमिट दैट टू हस्बैंड। वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करती कि उसे ये चीज़ जो है अपने हस्बैंड के सामने एडमिट नहीं करनी चाहिए कि हाँ, हर लाइफ इज़ डल विदाउट रॉबर्ट। However, Mr. Pontellier is unperturbed by his wife's despondence। यानी कि लेकिन जो मिस्टर पॉन्टेलियर है उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ नॉट एट ऑल वरीड बाय हिज वाइफ्स डेस्पोनेंस, कि उसकी वाइफ जो है इतनी दुखी है रिगार्डिंग अनदर मैंस डिपार्चर फ्रॉम द टाउन, कि कोई दूसरा आदमी जो है उसकी वाइफ जो है उसके लिए रो रही नहीं है, मतलब उसके लिए काफ़ी सैड है, जो भी है उससे मिस्टर पॉन्टेलियर को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। Creole's husbands were never jealous and he suspects no romantic affair between them since their wives were their property। तो क्रियोल हस्बैंड्स जो है वो कभी भी जो है जेलस नहीं होते थे, और मिस्टर पॉन्टेलियर भी एक क्रियोल ही था, और वो भी एक तरह से वो सस्पेक्ट करते हैं नो रोमांटिक अफेयर, वो कोई रोमांटिक अफेयर सस्पेक्ट भी नहीं करते हैं बिटवीन देम सिंस देयर वाइव्स वर देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जो है अपनी वाइफ्स को जो है अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। A conversation ensues between Edna and Adele where Edna emphatically states that she would never sacrifice herself for her children। यानी कि अब वो इतनी ज़्यादा दुखी रहती थी कि एडेल और एडना के बीच में कॉन्वर्सेशन होगी इसी वजह से, किसको लेकर, रॉबर्ट को लेकर, और एडना अपने बारे में भी बताती है। उस कॉन्वर्सेशन में एडना जो है एम्फेटिकली यानी कि एक बहुत ही पैशनेट वे में ये बोलती है कि मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करूँगी, ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही किसी और के लिए, और फॉर एनीवन भी लिखा है कि यानी कि मैं अपने आप को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगी किसी के लिए भी, चाहे वो उसके बच्चे ही क्यों ना हो। एज शी टेल्स हर फ्रेंड, आई वुड गिव माई लाइफ फॉर माई चिल्ड्रन बट आई वुडेंट गिव माई सेल्फ। वो अपनी दोस्त को ये बोलती है, यानी कि एडल को ये बोलती है कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन कभी अपने आप को नहीं दूंगी। इस चीज़ को देखकर लाइक एडल द मदर वुमेन इज़ फ्लेबरगास्टेड एंड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड हर। यानी कि एडल जो है द मदर वुमेन, वो काफ़ी एक तरह से शी इज़ फ्लेबरगास्टेड कि ये क्या बोल रही है, और उसको समझ में नहीं आता, लाइक वो ढंग से समझ नहीं पाती कि ये बोलना क्या चाह रही है, कि अपनी जान दे देगी लेकिन अपने आप को नहीं देगी। While talking about bathing, Edna recollects that Reyes is averse to water and it is believed to accompany the artistic temperament। यानी कि जब नहाने की बात हो रही होती है तो एडना जो है रिकलेक्ट करती है कि जो मैडमोइजल रीज है, शी इज़ एवर्स टू वाटर, यानी कि उन्हें पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड इट इज़ बिलीव टू accompany द आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। इसका मतलब ये है कि अब मैडमोइजल रीज क्या थी, एक आर्टिस्ट थी, है ना, वो म्यूज़िक वगैरह क्या कहते हैं बजाती थी, तो शी इज़ एन आर्टिस्ट। और ये चीज़ जो है कि पानी पसंद ना करना, ये चीज़ जो है आर्टिस्ट के साथ एक तरह से नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। इट इज़ बिलीव टू accompany द आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, कि पानी क्या कहते हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो पानी ज़्यादा पसंद नहीं करते। Edna looks for excuses to talk about Robert and speaks to Mademoiselle Reese about him। एडना जो है एक्सक्यूजेस ढूंढती है रॉबर्ट के बारे में बात करने के लिए, किससे, मेडेमोइजल रीस के साथ रॉबर्ट के बारे में बात करने के लिए वो एक्सक्यूजेस ढूंढती है। शी इन्फॉर्म्स हिम दैट विक्टर इज़ मैडम लेब्रेंस फेवरेट सन रादर देन रॉबर्ट। मेडेमोइजल रीस उसको बताती है कि विक्टर जो है ना वो मैडम लेब्रेन का फेवरेट बच्चा है रादर देन रॉबर्ट, यानी कि रॉबर्ट इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है व्हेन कंपेयर टू विक्टर। मैडम लेब्रेन कौन है, इनकी मदर है, रॉबर्ट की और विक्टर की। तो मैडम लेब्रेन जो है विक्टर को ज़्यादा पसंद करती हैं, रॉबर्ट को कम पसंद करती हैं। दे डिस्कस अबाउट रॉबर्ट एंड विक्टर। Mademoiselle Reese appears to be physically attracted to Edna and raved much over Edna's appearance in her bathing suit।
यानी कि वो वो रॉबर्ट और विक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मैडमोइजल रीज जो है वो फिजिकली अट्रैक्ट हो रही है किससे, एडना से। मैडमोइजल रीज भी एक वुमेन ही है और एडना भी एक वुमेन ही है, लेकिन वो जो है यहाँ पर एडना से फिजिकली अट्रैक्ट हो रही है। और उसका फिजिकल अट्रैक्शन और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एडना जो है अपने बेदिंग सूट में है। आई गेस यू नो कि बेदिंग सूट कैसा दिखता है, ठीक है। तो एडना अपने बेदिंग सूट में थी, इसीलिए जो है मेडेमोइजल रीस और भी ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो रही थी। एडना फील्स अनकंफर्टेबल इन अ प्रेजेंस, एडना जो है वो उसकी प्रेजेंस में ना मेडेमोइजल रीस की काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो तो अट्रैक्टेड नहीं थी ना मेडेमोइजल रीस से, ठीक है। मेडेमोइजल रीस वॉज अ ओल्ड वुमेन, ठीक है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स बोथ फॉल्स टू एडना, एडेल एंड मेडेमोइजल रीस। यानी कि ये जो चैप्टर है ये किसको इंक्लूड करता है, मतलब सॉरी, हाँ, दिस चैप्टर इंक्लूड्स बोथ फॉल्स टू एडना, एडेल एंड मेडेमोइजल रीस। यानी कि इस चैप्टर में ना एडना, एडेल और मेडेमोइजल रीस को क्या कहते हैं, एज अ फॉयल इंक्लूड किया है। यानी कि एक तरह से इनके बारे में थोड़ी सी बुरी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। एडना स्ट्रगल्स टू चूज बिटवीन ईदर मॉडल फॉर हरसेल्फ, यानी कि एडना स्ट्रगल करती है चूज़ करने के लिए कि या तो वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने, ठीक है, जिसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, या फिर वो एक मदर वुमेन बने, दूसरों की तरह अपने बच्चों का ख्याल वाल रखे। तो इस चीज़ के बारे में वो जो है वो चूज़ करने के लिए स्ट्रगल करती है कि मैं क्या चूज़ करूँ। शी इज़ अनकम्फर्टेबल इन द कंपनी ऑफ मेडेमोइजल रीज हु इज़ अनबैश्ड एंड अनरिजर्व्ड, and she cannot submit herself to the role of the mother woman that adult seemingly fits in either। यानी कि एडना जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल है किसके कंपनी में, मेडेमोइजल रीस की, जो कि एक तरह से बिल्कुल अनबेस्ड है, कहने का मतलब बिल्कुल बेशर्म है, बेहया है, एंड अनरिजर्व्ड। और वो जो है सबमिट नहीं कर सकती अपने आप को टू द रोल ऑफ द मदर वुमेन, जैसे एडल जो है, जिसमें एडल बहुत अच्छे से फिट होती है। यानी कि एडना चूजेस टू बिकम अ इंडिपेंडेंट वुमेन rather than becoming a mother woman like Adele and the other women at Grand Isle residence। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।